हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैम की क्लास। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो कक्षा 11 का इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें चैप्टर 5 भारत में मानव पूंजी निर्माण आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। भारत में मानव पूंजी निर्माण नहीं पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में आपको इसका अभ्यास, जी हाँ अभ्यास यानी प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी। प्रश्नों के उत्तर अभी आपके स्क्रीन पे आएंगे, वीडियो में आएगा। और इन प्रश्नों के उत्तर ही केवल सिंपली नहीं दिए जाएंगे, बल्कि समझाते हुए आपको ये लिखवाया जाएगा। आप लिखेंगे, लिखवाया जाने का मतलब है कि आप वीडियो पॉज कर करके लिख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रश्न भी हमारे सामने हैं 20 और समय भी है कम। तो फटाफट वीडियो देख के क्वेश्चन को के उत्तरों को लिखना स्टार्ट कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो है, किसी देश में मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो भाई मानवीय पूंजी के स्रोत मतलब कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मानव पूंजी का निर्माण होता है। मानव पूंजी का निर्माण मतलब कि वो सारे रिसोर्सेज जो किसी मानव को पूंजी बनने में सहायक होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े हैं, इसके बहुत सारे स्रोत पढ़े हैं, जैसे शिक्षा में निवेश हुआ, प्रशिक्षण हुआ, पलायन, प्रवसन, और इसमें स्वास्थ्य है। तो इसमें से कोई दो आप लिख सकते हो। तो उत्तर में आप, एक देश में मानव पूंजी निर्माण के दो प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, शिक्षा में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण। ये दो आप लिख सकते हैं। और इसकी जगह पे दूसरा भी आप लिख सकते थे, शिक्षा में निवेश या स्वास्थ्य में निवेश या प्रवसन या सूचना संचार। तो इस तरह से कोई भी दो आप निकाल करके यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक क्या होंगे। भाई किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियां यानी कि लोग वहाँ के शिक्षित हैं, शैक्षिक उपलब्धियां वहाँ पे उस देश में शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, तो ये कैसे पता चलता है, इंडिकेटर्स क्या हैं उसके। तो उत्तर क्या है, सामान्यतः शिक्षा से अभिप्राय लोगों के पढ़ने लिखने तथा समझने की योग्यता है। देखो, शिक्षा और साक्षरता, इन दोनों में अंतर मैंने आप लोगों को बताया है। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, समझने की योग्यता। यह उच्च आय अर्जित करने का साधन माना जाता है। तो शिक्षा के दो सूचक क्या क्या हो सकते हैं, इससे लोगों के मानसिक स्तर का विकास होता है, और दूसरा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास होता है। मतलब ये कि लोग शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, हमारे देश में शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। ये कैसे पता चलेगा, मानसिक स्तर का विकास होता है लोगों का, और वहाँ पे अगर मानसिक स्तर का विकास हो रहा है यानी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का भी विकास होगा। तो ये दोनों चीज़ जहाँ दिख रही है, इसका मतलब कि उस देश में शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई दे रही हैं। मतलब यह कि कहीं तो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में लोग साक्षर भी नहीं है, अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, या फिर बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो ये क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई पड़ रही हैं, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक विशाल वर्ग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, तो भाई यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि शिक्षा से भी वो वंचित रह जा रहे हैं जो निर्धनता रेखा के नीचे हैं। यानी गरीबी सभी दुखों का कारण है, सीधी सी बात। तो निर्धनता रेखा के नीचे है तो वो शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रहे होंगे। अब शिक्षा अर्जित इसलिए भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि शिक्षा महंगी है। दूसरा, बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त खर्च नहीं कर सकते, व्यय नहीं कर सकते। अधिकांश जनता उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि सभी नागरिकों को सरकार ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करे। आर्थिक विषमताओं के साथ साथ शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में भी व्यापक असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो अब ये कैसी असमानताएं हैं, किस तरह से अलग अलग हैं, प्रदेश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से अलग हैं, इसका थोड़ा सा डेटा भी हम लोग दे देंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, उदाहरण के लिए साक्षरता दर जहाँ हिमाचल प्रदेश में 83.78%, मिज़ोरम में 91.58, केरल में 93.91 और दिल्ली में 86.34 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाई है, अच्छी खासी साक्षरता दर है। वहीं आंध्र प्रदेश में देखो
तो 67.66, झारखंड में भी 67.63, जम्मू कश्मीर में 68.74 और तमिलनाडु में 80.33% है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से अलग अलग साक्षरता का प्रतिशत दिख रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक विषमताएं विद्यमान है, यानी कि जो हाई क्लासेस यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट की जो शिक्षा है उसमें भी विषमताएं रहती हैं। बहुत सारे लोग इंटर के बाद कॉलेज कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर जिले के हिसाब से ये विषमताएं आप लिख देंगे और ये उत्तर आपका कंप्लीट होगा। चौथा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करें। यानी कि मानव पूंजी का निर्माण और मानव विकास। तो देखिए, ये अपने आप में है पूंजी का निर्माण, यानी मानव समृद्धि में सहायक है, पैसा कमा रहा है, ऐसा वह अपने आप में निर्मित हो चुका है। और मानव विकास, मानव स्वयं का विकास कर रहा है। यहाँ मानव, आप एक तरफ देखेंगे कि मानव पूंजी जो होती है वो एक साधन की तरह यूज़ होता है, और मानव विकास में मानव एक साध्य ही है, यानी कि कार्य हो रहा है मानव के ऊपर। तो इसका उत्तर भी हम देख रहे हैं और स्पष्ट हो जाए। मानव पूंजी निर्माण एवं मानव विकास में भेद इस प्रकार है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। मतलब कि श्रम की उत्पादकता बढ़ाना, यानी ये श्रम है, कोई व्यक्ति है तो वो कितना उत्पादक है, वो कितना उत्पादन कर सकता है। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, यानी कि मानव पूंजी में मानव क्या है, साधन है। जैसे आप साधन लेके अपने घर तक पहुंच रहे हैं, अपने कॉलेज से आपने ऑटो लिया और घर तक पहुंच रहे हैं, तो साधन यानी कि उत्पत्ति का साधन माना जाता है मानव पूंजी में। यह साध्य उत्पादन में वृद्धि का है। ठीक है, और साध्य क्या है कि आपको घर पहुंचना है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है, अगर उसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न हो। मतलब यह कि आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, आपके स्वास्थ्य पर व्यय किया जा रहा है, लेकिन ये निवेश अनुत्पादक है। ठीक है, अगर आप उस उत्पादक बनेंगे, अगर वस्तु सेवाओं का उत्पादन करेंगे, निर्गत करेंगे, तब जाके ये चीज़ें फलीभूत होंगी। दूसरी ओर मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध है। अब यहाँ क्या है, मानव विकास का मतलब मानव स्वयं साध्य भी है, यानी मानव अपना भी भला करेगा। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार न हो, किंतु इसके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन होना है। यहाँ मानव कल्याण देखा जाता है और वहाँ पर उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, तो इसको क्लियर हो गया कि मानव पूंजी में उत्पादन वृद्धि देखी जाती है और मानव विकास में मानव का कल्याण देखा जाता है। अब उस चौथे क्वेश्चन को ही पांचवें क्वेश्चन में थोड़ा व्यापक स्तर पे पूछा जा रहा है। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार से अधिक व्यापक है। तो इसको हम लोग समझ तो चुके ही हैं कि मानव पूंजी सीधा सीधा अर्थ है पैसा को बढ़ाना, मानव पूंजी से हमारा उत्पादन बढ़ना, और मानव विकास का मतलब स्वयं मानव का विकास होना। तो उत्तर कैसा है देख लीजिए आप लोग। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मतानुसार शिक्षा और निवेश पर किया गया व्यय अनुत्पादक है, अगर उसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न हो। मानव विकास का संबंध इस बात से है कि स्वास्थ्य व शिक्षा मानव भलाई का अंग है। ठीक है, यहाँ भलाई परोपकार आ जाता है। मानव विकास वह अवसर प्रदान करता है जिससे वे उपयोगिता प्राप्त करने में चयन कर सकें। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है, यानी कि स्वयं मानव का भला भी हो रहा है। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार न हो, किंतु इसके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। यानी यहाँ उत्पादन भले ही न बढ़े, लेकिन मानव कल्याण होना चाहिए, ये कहता है मानव विकास। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य उसके लिए आवश्यक है। संक्षेप में मानव पूंजी की अवधारणा का संबंध, यहाँ देखिए वही बात आ रही है, मानव पूंजी की अवधारणा का संबंध मानव की उत्पादकता से है, जबकि मानव विकास की अवधारणा का संबंध मानव कल्याण से है। ठीक,
दोनों अवधारणाओं में शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन निवेश का लक्ष्य अलग अलग है। मानव विकास से मानवीय उत्पादकता में स्वतः वृद्धि हो जाएगी, अतः मानव विकास मानव पूंजी की तुलना में अधिक व्यापक है। मतलब कि एक मानव का अगर हम विकास करते हैं तो वो मानव खुश है, यानी मानव का कल्याण हो रहा है, यानी अब ये कार्य करने के लायक बन जाएगा, यानी अब ये मानव पूंजी अच्छा मानव पूंजी बनेगा। ठीक है, मानव पूंजी केवल अगर बन रहा है और वह उसका विकास स्वयं का नहीं हो रहा है तो वह केवल एक पक्षी होगा। ठीक है, तो मानव विकास अधिक व्यापक है। छठा प्रश्न है, मानव पूंजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है? सिंपल सी बात, कारक का योगदान या मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कौन से हैं, एक ही बात है। तो उत्तर देखिए, मानव पूंजी के निर्माण में निम्नलिखित कारकों का योगदान रहता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, संचार तथा प्रवास। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, अगर ये इतने स्रोत हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, संचार और प्रवास, इन्हें दिखाना है तो ये 5 है, तो आप इनको पेंटागन में इस तरह से बना करके दिखा सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत या कारक, और पहला शिक्षा यहाँ लिख दीजिए, स्वास्थ्य यहाँ लिख दीजिए, प्रशिक्षण, संचार और यहाँ पर प्रवास। तो इस तरह से आप बना करके इसका उत्तर देंगे। अगला है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाले दो सरकारी संगठनों के नाम बताइए। तो वो सरकारी संगठन जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को नियंत्रित करते हैं, तो पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद और दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये है शिक्षा का, और स्वास्थ्य का है स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसे आप रट लेंगे। ये चारों जो है, 2 शिक्षा के और 2 स्वास्थ्य के हैं। प्रश्न है, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। आगत का यहाँ पर मतलब है इनपुट यानी कि अगर आपको जैसे चटनी बनानी है तो टमाटर और धनिया इनपुट हुए, यानी जिनको लगा करके चटनी का निर्माण होगा। तो शिक्षा के द्वारा, शिक्षा को लगा करके राष्ट्र का विकास किया जाता है, यानी कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। कैसे? तो भाई इसको हम लोग उत्तर में देख लें। क्योंकि शिक्षा से अच्छे नागरिक उभर कर आते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया, कहाँ गया, हाँ, अच्छे नागरिक उभर कर आते हैं। शिक्षा व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज को लाभान्वित करती है। शिक्षा से मानव की क्षमता का संवर्धन होता है, यानी कि वह कार्य करने योग्य बनता है। शिक्षा से विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास होता है। शिक्षा से लोगों के मानसिक स्तर का विकास होता है। देश के सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक मानवीय संसाधनों के प्रयोग को शिक्षा सुविधाजनक बनाती है। भाई आप शिक्षित रहेंगे तभी समझेंगे कि किन संसाधनों का प्रयोग किस तरह करना है। शिक्षित मनुष्य आर्थिक सामाजिक विकास में ज़्यादा योगदान देता है। जो शिक्षित रहेगा, समझ बूझ जिसके पास रहेगी, वही तो पैसा कहाँ खर्च करना है या कैसे समाज का विकास करना है ये बता पाएगा। शिक्षा अनुसंधान दृष्टिकोण को विकसित करती है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च, यानी कोई बात आपको बताई गई तो आप ऐसे ही नहीं मान लोगे, उसका रिसर्च करोगे। क्यों? क्योंकि आप शिक्षित हो। शिक्षा से देश के निवासियों के सांस्कृतिक स्तर को प्रोत्साहन मिलता है, यानी शिक्षित जब हम होते हैं तो हम अपने पास्ट को, अपने इतिहास को जानते हैं और उन्हीं संस्कृतियों को आगे बढ़ावा देने में भी सहायक होते हैं। तो शिक्षा इन सारी चीज़ों में 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट आप लिख लेंगे याद करके। ओके, 9वां प्रश्न है, पूंजी निर्माण के निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए। पूंजी निर्माण का पहला स्रोत इन्होंने स्वास्थ्य दिखा दिया, स्वास्थ्य आधारित संरचना और प्रवसन पर व्यय। तो स्वास्थ्य आधारित संरचना का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति तभी अपने को मानव पूंजी बन पाएगा वो जब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति ही काम कर सकता है। और दूसरा है प्रवसन पर व्यय, यानी काम करने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भी भेजना पड़े तो भेजना पड़ेगा, तो जाना चाहिए, यानी कि प्रवसन पर जो व्यय है वो करके मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। मान लो अगर मान लो कोई जॉब लगी, आपको यहाँ से किसी दूसरे क्षेत्र में जाना है तो आप उसको प्रवसन ही कहेंगे। ठीक है, और उस प्रवसन पर व्यय मानव पूंजी का निर्माण है। मान लो आप डिनाई करते हो, बोलोगे नहीं जाएंगे भैया दूसरे राज्य में, तो प्रवसन आपने नहीं किया, प्रवसन पर व्यय नहीं किया, यानी कि आप मानव पूंजी के रूप में वहाँ पर जाके काम नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी देख लेते इसका उत्तर क्या है। स्वास्थ्य आधारित संरचना, किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या फिर एक स्वस्थ व्यक्ति। चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख होगा, इससे उत्पादकता में कमी आएगी।
अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अस्पताल के भवन, मशीनों एवं उपकरणों, एम्बुलेंस आदि पर किया गया व्यय स्वास्थ्य आधारित संरचना का निर्माण करता है। स्वास्थ्य आधारित संरचना से स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है और परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये तो है स्वास्थ्य आधारित संरचना। अब देखते हैं प्रवसन पर व्यय क्या है। प्रवसन पर व्यय व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में पलायन या प्रवसन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर प्रवसन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण होता है। यानी गांव में कोई रोजगार है नहीं, लोग बेरोजगार हैं तो वो शहरों में जाते हैं। अकुशल श्रमिक देश के अंदर प्रवास करते हैं तथा शिक्षित व कुशल व्यक्ति देश के बाहर भी प्रवास के लिए जाते हैं, विदेशों में। ठीक है, प्रवसन की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत, यानी कि भैया आप जाओगे तो या तो जहाज़ से या पानी के जहाज़ से या एरोप्लेन से या ट्रेन से या किसी भी परिवहन से जाओगे तो आपका पैसा लगेगा, लागत लगेगी। और उच्चतर निर्वाह लागत, यानी रहोगे भी वहाँ, जाओगे तो रहोगे तो उसमें जितना कॉस्ट आएगा, के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें। अब यहाँ नई बात आई, मानसिक लागतें, यानी जो भी हम सहन करते हैं, जो भी समस्याएं या मानसिक उलझनें जो हम वहन करते हैं, सहन करते हैं, उनको हम मानसिक लागतें कहते हैं। तो खर्चा तो होगा ही वहाँ रहने में और एक प्रेशर भी दिमाग में रहेगा। प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती है, लेकिन प्रवासित स्थान पर ज़्यादा कमाई से प्रवसन का व्यय हल्का हो जाता है। अतः प्रवसन पर किया गया व्यय मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। 10वां जो क्वेश्चन है, मानव संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता का निरूपण करें। उसी बात को थोड़ा सा और व्यापक किया है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन, सूचना आदि में निवेश मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। ठीक है, यानी व्यक्ति किसी जॉब में लगा हुआ है और वह शिक्षित हो जाएगा तो उस जॉब में उसे प्रमोशन मिल जाता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य पर व्यय, स्वस्थ श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ती है और इस कारण उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। बचाव, निदान, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों पर व्यय तथा सफाई पर किया गया व्यय आदि स्वास्थ्य व्यय के उदाहरण हैं। जन सामान्य को इन सब की जानकारी होना आवश्यक है, तभी वह इन सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा सकता है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं जो हैं वो ज्ञात होना जरूरी है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है। भाई, मानव पूंजी में निवेश यानी कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रवसन, सूचना, इस पे पैसे लगाने से जो व्यक्ति है वो मानव पूंजी बन जाएगा, यानी उत्पादक बन जाएगा। और फिर उत्पादक बन के हमारे राष्ट्र में वो उत्पादन करेगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, यानी आर्थिक समृद्धि, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी। तो इतनी बात तो आप समझ में आ गई होगी आपको। उत्तर भी देख लेते हैं कैसे लिखना है। जब हम जानते हैं कि एक साक्षर व्यक्ति का श्रम कौशल निरक्षर व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। भाई, आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो फिर स्वाभाविक है कि साक्षर व्यक्ति का योगदान निरक्षर व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक होगा। इसी तरह स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक बाधा रहित, व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है, यानी वह काम कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। इसी प्रकार कार्य प्रशिक्षण, यानी कि काम के दौरान कुछ नई चीज़ों को सीखना, प्रशिक्षण और सूचना, प्रवास, यानी कहीं और जाकर भी काम कर सकते हैं, पर व्यय भी मानव पूंजी निर्माण करते हैं। इन सब पर व्यय यानी खर्च से मानव की उत्पादकता में वृद्धि होती है। किन सब पर खर्च, जैसे यहाँ पे दिया ना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, सूचना, इन्फॉर्मेशन, प्रवास, यानी कि कहीं और जाके भी रह के हम काम कर सकते हैं, और स्वास्थ्य तो है ही और शिक्षा है ही। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, मानव पूंजी जो व्यक्ति है वो उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, और साथ ही क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपता है। इस प्रकार मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि में सीधा सा संबंध है। क्वेश्चन 12 है, विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है। टिप्पणी करें, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में
औसत शैक्षिक स्तर में सुधार, यानी शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, विषमताओं में कमी, यानी पहले जो था कि कुछ व्यक्ति बिल्कुल निरक्षर थे और कुछ व्यक्ति एकदम ऊपर उच्च साक्षर थे, ठीक है, उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे थे, तो ये जो गैप था इसमें सुधार हुआ है, कमी हुई है। तो ये कैसे हुई है ये देखते हैं, चलो उत्तर में। शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत है, ये हम सब जानते हैं। शिक्षा से अच्छे नागरिक उभर कर आते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में पर्यावरण को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकता है। शिक्षा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास होता है। देश के सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के प्रयोग को शिक्षा सुविधाजनक बनाती है। शिक्षा से लोगों के मानसिक स्तर का विकास होता है। शिक्षा से नई तकनीक को स्वीकार करने की योग्यता आती है। अधिक आय उपार्जन हेतु साक्षर मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास कर सकता है। इन सब कारकों से व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है। आम आदमी की आय बढ़ने से उच्च व निम्न आय वर्ग की दूरी घटने लगती है, ठीक है। इस प्रकार शिक्षा में विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में शैक्षिक सुधार आर्थिक व सामाजिक विषमताओं में कमी लाती है। 13वां क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें। वही बात घुमा फिरा के फिर से क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसको भी आप लोग उसी तरह से लिख सकते हैं कि राष्ट्र का आर्थिक विकास तभी होता है जब शिक्षित लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है। आर्थिक विकास को आर्थिक समृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक विकास ही आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि सीधा सा मतलब है, एकदम आसान शब्दों में समझो बच्चों, कि आर्थिक समृद्धि का मतलब पैसे का बढ़ना और आर्थिक विकास का मतलब है कि सर्वांगीण विकास होना, मतलब कि स्वास्थ्य का अच्छा होना और व्यक्ति के शिक्षित रहना, उसका जो जीवन स्तर है वो सही होना। तो विकास एक व्यापक शब्द है और आर्थिक समृद्धि एक एकल शब्द है। तो के रूप में देखा जा सकता है यदि समृद्धि के साथ साथ साधनों का वितरण समान हो, यानी कि आप बहुत अमीर हो रहे हो यानी समृद्धि कर रहे हो, लेकिन जो साधन है वो एक ही को ना दे दो ना, पूरे समाज में या फिर पूरे राष्ट्र में सभी के पास साधनों का वितरण जो है लगभग समान होना चाहिए, तभी सभी व्यक्ति खुश रहेंगे और इसको सही में विकास कहा जाएगा। अब आगे देखते हैं, शिक्षा मानव पूंजी का स्रोत है। किसी साक्षर व्यक्ति के श्रम कौशल निरक्षर व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण से साक्षर व्यक्ति निरक्षर व्यक्ति की तुलना में अधिक आय अर्जित कर लेता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान भी अधिक होता है। शिक्षा से व्यक्ति ही नहीं समाज भी लाभान्वित होता है। शिक्षा केवल मनुष्य की उत्पादकता को नहीं बढ़ाती, उत्पादकता बढ़ाना, शिक्षित मनुष्य कोई न कोई काम करेगा, कोई न कोई सेवा देगा या वस्तु का उत्पादन करने का जरिया बनेगा, तो इसीलिए कहते हैं मनुष्य की उत्पादकता। यानी शिक्षा मनुष्य की उत्पादकता ही नहीं बढ़ाती बल्कि उसे ज़्यादा समझदार, जागरूक व अनुकूलन योग्य बनाती है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। मतलब कि अगर आप शिक्षित हो, आप समझदार हो, तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं उसको भी आप एक्सेप्ट करते हो। इस प्रकार कुशलता से संवर्धित व्यक्ति शहर के आर्थिक विकास के लिए ज़्यादा योगदान देता है। 14वां प्रश्न है, समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो व्यक्ति अपनी भावी आय बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। भाई आज आप लोग पढ़ रहे हो, आपके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, तो क्यों? ताकि आप आगे चल के भावी यानी भविष्य में अपनी आय बढ़ा सके, यानी आप इस काबिल बन सके कि आपको इनकम मिले, इसलिए शिक्षा पे आप निवेश कर रहे हैं। एक साक्षर व्यक्ति को श्रम कौशल एक निरक्षर व्यक्ति की तुलना में अधिक होता है, ये भी हम जानते हैं। आप शिक्षित हैं तो अच्छे से ट्रेंड होंगे किसी न किसी कला में। शिक्षा न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने यानी कि एक्सेप्ट करने की, आप उस चीज़ को स्वीकारते हो तो इसकी भी क्षमता विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तन एवं वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों एवं नव परिवर्तनों यानी कि जो नव प्रवर्तन होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, उसमें भी सहायता मिलती है। शिक्षित एवं कुशल श्रमिक भौतिक साधनों का प्रयोग करके ज़्यादा और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन करके आर्थिक समृद्धि को जन्म देते हैं। भाई सारी चीज़ें करोगे आप, उत्पादन करोगे, सेवा का उत्पादन, तो जाहिर सी बात है राष्ट्र की आय बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आर्थिक समृद्धि होगी। इस प्रकार शिक्षा में निवेश से आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इतना आप अपने उत्तर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है।
भाई क्या पूछ दिया, ये तो बहुत ही आवश्यक है प्रशिक्षण, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाए। कार्य की जो नेचर होता है वो समय के अनुसार बदलता है और समय के अनुसार हर चीज़ में परिवर्तन होता है। और जैसे कि आप देखो, आज से 10-20 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, लोगों को कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता था, लेकिन कंप्यूटर आया, नई टेक्नोलॉजी आई और उसमें ट्रेंड किया गया लोगों को, यानी कि प्रशिक्षण दिया गया। और जो लोग कार्य के दौरान इसका प्रशिक्षण ग्रहण किए वो कंप्यूटर चला रहे हैं और अपने काम को आसान बना रहे हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दे दिया ताकि आपके समझ में आ जाए। और उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। आजकल फर्में अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती हैं, यानी कि समय समय पर वर्कशॉप चलते हैं। कार्य के दौरान प्रशिक्षण कई प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे फर्म के अपने कार्यस्थल पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। ठीक है, कर्मचारियों को किसी अन्य संस्था या स्थान पर प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती है, यानी कि ये सारा खर्चा कौन देता है, वो फैक्ट्री देता है। भाई फैक्ट्री वाले को क्या पड़ी है देने की, इसलिए कि ये लोग प्रशिक्षित होकर आएंगे तो और भी उत्पादन हमारा बढ़ेगा। इस बात पे बल देती है कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक फर्म के पास ही कार्य करें। इस प्रकार फर्म, अच्छा मैं फर्म बोल रही हूँ, इसका मतलब आप लोग जानते हो, आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप बखूबी जानते होगे कि फर्म का मतलब एक कंपनी या फिर एक फैक्ट्री, इतना समझो। फर्म उनके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। भैया कुछ भी दिए बिना कुछ भी लिया नहीं जा सकता, ये चीज़ सिद्ध हो रही है। फर्म उनके प्रशिक्षण पे व्यय कर रही है, इसका मतलब ये कि उसका लाभ क्या है कि भैया ये कर्मचारी और ज़्यादा उत्पादकता करेगा, हमारे फर्म को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। प्रशिक्षण से श्रम उत्पादकता एवं गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। इस कारण कार्य के दौरान प्रशिक्षण आवश्यक है। इतनी बातें आप अपने उत्तर में लिख लेंगे तो आपका उत्तर एकदम परफेक्ट बनेगा। छोटा सा क्वेश्चन 16 नंबर पे है, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच संबंध स्पष्ट करें। भैया अभी तक हम लोगों ने बड़े बड़े क्वेश्चन में इस बात को बखूबी समझ लिया है। इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं, मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात एक ओर जहाँ प्रवाहित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बनती है। मतलब यह सिंपल वे में समझो कि जो उच्च आय है, यानी कि आपने जो पैसा खर्च किया है मानव पूंजी के सृजन के लिए, मानव को मानव पूंजी बनाने के लिए, किस पे खर्च होगा आप लोग जानते हो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, प्रवसन पर, प्रशिक्षण पर, इस तरह की चीज़ों पे खर्च करके मानव को मानव पूंजी सृजन किया गया, बनाया गया। तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिलती है। क्यों? अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि मानव पूंजी बन के हम उत्पादन ज़्यादा करते हैं, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हो या सेवा का उत्पादन, और जब उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो आय समृद्धि जो है राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच सीधा सा संबंध है। 17वां क्वेश्चन है, भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा करें। यहाँ पे आ जाती है बात स्त्री शिक्षा की। तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर ये हमारा पूरा गोला है, इसमें आधी जनता जो है वो महिलाएं हैं, तो अगर हम इन महिलाओं को बैठा दें, कहीं ये उत्पादकता ना करें, तो आधा ही तो लोग उत्पादन करेंगे, यानी कि ठीक 50% हो जाएगा। हमारा जो समृद्धि, हमारी जो विकास, हमारा जो उत्पादन है, आय है, सब कुछ आधा हो जाएगा। तो इसीलिए स्त्री शिक्षा तो भैया बहुत ही ज़रूरी है। इसका उत्तर देखिए, थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरह से दिया है, कुछ आंकड़े दिए हैं। भारत में स्त्री शिक्षा दर जो है 65.46% अभी तक पूर्व शिक्षा दर से कम है। ग्रामीण स्त्री शिक्षा दर 54 है, जो शहरी शिक्षा दर 87 की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए आज महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। कौन कौन से कारण हैं? पहला तो ये कि सामाजिक स्तर पे ऊंचा सिर करके चल सकें महिलाएं समाज में। स्त्रियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्निकल चीज़ें भी वो जाने। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि वो खुद पैसा जमा कर सके, खर्च कर सके और अपने डिसीजन ले सकें। इसलिए महिलाओं की स्वास्थ्य देखरेख, बच्चों की शिक्षा के लिए महिला शिक्षा आवश्यक है। महिलाएं ही होती हैं जो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं और अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएँ, इसके लिए उनका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो ये 4 पॉइंट आप जरूर लिख लेंगे। 18वां क्वेश्चन है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि जो सरकार है शिक्षा और स्वास्थ्य में
अपनी बातों को या अपने नीतियों को, प्लानिंग को रखती है, तो पक्ष में तर्क देना है। शिक्षा व स्वास्थ्य आधारित संरचना के मुख्य बिंदु हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा। मतलब ये हुआ कि आप देखते हो ना कि जो निजी क्षेत्र है यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं और सार्वजनिक हॉस्पिटल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं और सरकारी स्कूल भी होते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर जहाँ कौशल व तकनीक का विकसित करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, वहीं पौष्टिक, प्रदूषण रहित, स्वस्थ जीवन श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय को संवर्धित करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व साक्षर व्यक्ति एक अस्वस्थ और निरक्षर व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है। एक अच्छा प्रबंधन दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक अच्छे उपयोग को संभव बना सकता है। मतलब कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर बनेंगे और जो भी संसाधन आपके आसपास है, राष्ट्र के संसाधन है, उसका सही उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा व स्वास्थ्य पर निवेश मानव पूंजी के अच्छे स्रोत हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक हैं। निजी क्षेत्र लाभ आधारित होता है और निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षिक व स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक महंगी होती हैं। भाई आप जानते हो कि निजी अस्पताल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर क्या होता है, महंगा होता है, स्कूल भी महंगा होता है। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र हमेशा लाभ आधारित होता है, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो कल्याण आधारित होता है, इसलिए वहाँ चीज़ें सस्ती होती हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यधिक महंगी होती हैं और समाज के सामान्य वर्ग की पहुंच से परे होती हैं। इन सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, यानी सरकारी स्कूल होना, सरकारी हॉस्पिटल होना, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि जन जन तक, जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब हैं, उन तक भी ये सुविधाएं पहुँचे। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अब भैया तर्क क्या दिए जा सकते हैं? पहला तो ये कि निजी क्षेत्र की एकाधिकारात्मक प्रवृत्ति को रोकना, मतलब निजी क्षेत्र मनमाने ढंग से अपनी फीस वृद्धि, डॉक्टर अपनी फीस की वृद्धि न कर सके, इसके लिए जरूरी है सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप। निजी क्षेत्र द्वारा शोषण को रोकना, शोषण तो होता ही है, गरीब बंदा है और ऑपरेशन के लिए गया तो 1000 का ऑपरेशन वो 10,000 में बता रहे हैं, तो ये शोषण करना हुआ। तो इसे कौन रोकेगा? सरकार रोकेगी। तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, जाहिर सी बात है। चौथा है निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। पांचवा है विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम जो है वो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करता, बल्कि सरकारी नगर निगम से आदेश पाके सरकार से नगर निगम जो है जगह जगह, अभी आपको देख रहे हैं डेंगू का या कोरोना का या इस तरह के जो भी संक्रामक बीमारियां, संचारी बीमारियां हैं, उनके रोकथाम के लिए जगह जगह छिड़काव हो रहे हैं, जगह जगह दवाइयाँ मिल रही हैं। तो ये सरकारी क्षेत्र ही कर सकता है। संतुलित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जैसे मिड डे मील में आपके संतुलित आहार बच्चों को मिले और सरकारी अस्पताल में आपको आहार मिलता है और वो संतुलित होता है। तो ये सारे काम कौन कर सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र ही कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट का आप तर्क देके इस उत्तर को कंप्लीट करेंगे। 19वां प्रश्न है भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या हैं? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि मानव पूंजी कैसे होता है, मानव पूंजी का निर्माण कैसे है और उससे क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अब समस्याएं क्या हैं? जहां पर अच्छे काम होते हैं कुछ समस्याएं तो रहती ही हैं बच्चों, तो समस्याओं को हम लोग चलिए देख लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि निम्नलिखित समस्याएँ हैं। भारत में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या ज़्यादा है तो मानव पूंजी की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। मतलब ये कि लोग ज़्यादा है तो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार, अस्पताल, आवास, इन सब प्रति व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, उपलब्धता को ये कम करता है। दूसरा है भारत में सर्वोच्च वरीयता कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को दी जाती है तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों का प्रयोग अधिकतम इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। किन क्षेत्रों में किया जाता है? कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद बचे वित्तीय संसाधन को अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। उनमें भी मानव संसाधन क्षेत्र की वरीयता निम्न दर्जे की होती है, यानी कि इतने ज़्यादा मशीनीकरण हो गया है कि मानव की वरीयता यहाँ पर बहुत कम है, तो इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है। तीसरा है भारत में कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर व्यय होता है। उच्चतर तृतीयक शिक्षण संस्थानों पर होने वाला व्यय कम है, यानी प्राथमिक शिक्षा पर तो आप बहुत ज़्यादा व्यय कर दिए, लेकिन जो मध्यम और उच्च शिक्षा है, माध्यमिक और उच्च की, वहाँ पर इतना व्यय नहीं हो रहा है, जिससे क्या होता है प्राथमिक
स्कूल में यानी प्राइमरी का पढ़ा हुआ बच्चा, तो आप उपजाऊ नहीं बन सकता, उत्पादक नहीं बन सकता जब तक कि वो उच्च शिक्षा ना अर्जित करे। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरतें हैं और ये 3 पॉइंट है जो कि मानव पूंजी बनने में बाधाएं हैं या समस्याएं हैं। 20वां प्रश्न है, क्या आपके विचार में सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में लिए जाने वाले शुल्कों यानी फीस की संरचना निर्धारित करनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? तो सरकार का हस्तक्षेप तो हमने अभी पढ़ा ही, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसका उत्तर दे सकते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वह महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है तथा निजी क्षेत्रों के लिए शुल्कों की संरचना निर्धारित करना भी आवश्यक है। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती कर दिया जाता है जहां बच्चे को आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हों, तब ऐसी स्थिति में किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर देने पर भी पर्याप्त मात्रा में धन का व्यय हो चुका होगा। मतलब कि भैया कहीं भी एक बच्चा प्राइमरी में अगर एडमिशन ले रहा है तो उसे उतना ही फीस देना पड़े जितना कहीं अन्यत्र देना पड़ रहा है। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अस्पताल में गए ये दवा इतने की मिल रही है तो ये दवा हर जगह उतनी की ही मिलनी चाहिए और इसकी जानकारी पेशेंट को होनी चाहिए। इन परिस्थितियों में शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती है। अगर फीस को फिक्स नहीं किया गया तो फिर एकाधिकार प्राप्त कर लेंगी कौन सी संस्थाएं? जो निजी संस्थाएं हैं, और फिर शोषण करने लगेंगी। इस समय सरकार की भूमिका यह होनी चाहिए कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने और उनकी उचित कीमत देने के लिए को बाध्य करे। यानी कि सरकार का यहाँ पे मॉनिटरिंग तो होना ही चाहिए। ओके, तो इस तरह 20वां क्वेश्चन आपका पूरा होता है और इसके साथ आपके सारे क्वेश्चन बुक के पूरे होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।